अक्टूबर 29, 1929। आप अमीर उठते हैं और शाम तक सब कुछ खो देते हैं। यह अमेरिका की कहानी है, जो रोरिंग ट्वेंटीज से नेशन के इकोनॉमिक हिस्ट्री के सबसे काले दशक, ग्रेट डिप्रेशन में चला गया। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स और स्टॉक चार्ट्स की कहानी नहीं है। ये कहानी है कि कैसे 13 मिलियन अमेरिकन्स ने अपनी नौकरी खो दी, कैसे फैमिलीज ने अपने सपने टूटे हुए देखे, और कैसे एक पूरी जनरेशन ने सीखा कि जब सब कुछ जाना पहचाना गायब हो जाए रातों रात, तब सरवाइव करने का क्या मतलब होता है। इसलिए आज के अमेरिका को समझने के लिए हमें उस दशक को समझना होगा जिसने सब कुछ बदल दिया। वो दशक जिसने हमें डर सिखाया लेकिन रेसिलियंस भी। वो दशक जिसने हमें तोड़ा लेकिन अल्टीमेटली मजबूत बनाया। 1920s इलेक्ट्रिक थे। अमेरिका पहले कभी नहीं जैसे बूम कर रहा था। ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन ने हेनरी फोर्ड की असेंबली लाइंस को गुंगुना दिया था। रेडियो ने दुनिया को लिविंग रूम्स में ला दिया। विमेन ने अपने बाल बॉब किए और चार्ल्सटन डांस किया। हर कोई स्टॉक्स खरीद रहा था और स्टॉक प्राइसेस कंपनीज की एक्चुअल वर्थ से भी ज्यादा सोरिंग कर रहे थे। 1928 में आप $1000 के स्टॉक सिर्फ $100 डाउन पेमेंट पर खरीद सकते थे। इससे बाइंग ऑन मार्जिन कहते थे और हर कोई ये कर रहा था। टैक्सी ड्राइवर स्टॉक टिप्स देते थे। शूशाइन बॉयज अपने पोर्टफोलियोज की बात करते थे। आमधराना सिंपल थी, स्टॉक्स सिर्फ ऊपर जाते हैं, लेकिन चमक के नीचे डेंजरस क्रैक्स बन रहे थे। जबकि वेल्थी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, ऑर्डिनरी वर्कर्स सिर्फ 1050 साल का कमा रहे थे, जब उन्हें कंफर्टेबली जीने के लिए 2005 साल की जरूरत थी। फैक्ट्री वर्कर्स ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे जितना अमेरिकन्स खरीद सकते थे, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे। यह एक इकोनॉमिक पैराडॉक्स था जो ज्यादा देर तक नहीं चल सकता था। फार्मर्स पहले से डूब रहे थे। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान उन्होंने अलाइड आर्मीज को खाना खिलाने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाया था। जब शांति आई, डिमांड गिर गई लेकिन सप्लाई हाई रही। फार्म इनकम इससे पहले इससे बाद 50% गिर गया। रूरल बैंक्स तो इससे ही फेल होना शुरू हो गए थे। इसलिए पूरा सिस्टम उधार के पैसे, विशफुल थिंकिंग और इस डेंजरस इल्यूजन पर बना था कि प्रॉस्पेरिटी हमेशा बढ़ती रहेगी बिना फंडामेंटल इनइक्वालिटीज को एड्रेस किए। इससे इस तक स्टॉक मार्केट इकोनॉमिक रियलिटी से अलग हो गया था। मिलियंस की वर्थ की कंपनीज बिलियंस पर वैल्यूड थी। जब रियलिटी हिट करेगी तो वो हरिकेन की तरह हिट करेगी। अक्टूबर 24, 1929, ब्लैक थर्सडे। पैनिक वॉल स्ट्रीट पर जंगल की आग की तरह फैल गई। इन्वेस्टर्स ने एक ही दिन में 2,09,00,000 शेयर्स डंप कर दिए। नॉर्मल वॉल्यूम का 3 गुना। टिकर टेप पीछे रह गया। दोपहर तक स्टॉक्स जो कोई भी देगा उस पर बिक रहे थे। रिचर्ड विटनी, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के एक्टिंग प्रेसिडेंट, दोपहर 1 बजे 30 मिनट पर ट्रेडिंग फ्लोर पर आए और यूएस स्टील के लिए $205 पर शेयर पर एक मैसिव ऑर्डर प्लेस किया, मार्केट प्राइस से काफी ऊपर। यह बैंकर्स द्वारा कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने की एक डेस्परेट कोशिश थी। कुछ घंटों के लिए यह काम किया, लेकिन रिलीफ टेम्परेरी था। दार ने अपनी जगह बना ली थी। वीकेंड में न्यूज़पेपर्स ने नर्व्स को काल्म करने की कोशिश की। वॉल स्ट्रीट ऑप्टिमिस्टिक आफ्टर रिकवरी हेडलाइंस थी। प्रेसिडेंट हूवर ने इकोनॉमी को साउंड एंड प्रॉस्पेरस घोषित किया, लेकिन इन्वेस्टर्स कन्विंस नहीं हुए। हेल सुबह आ गया। ओपनिंग बेल से पहले सेल ऑर्डर्स पूरे देश से फ्लड हो गए। जब ट्रेडिंग शुरू हुई, कोई बायर्स नहीं थे, कोई नहीं। स्टॉक्स फ्री फॉल में कोलैप्स हो गए। 16 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, एक रिकॉर्ड जो 40 साल तक नहीं टूटेगा। डाउ जोन्स ने एक ही दिन में $14 बिलियन वैल्यू खो दी, फेडरल गवर्नमेंट के पूरे एनुअल बजट से भी ज्यादा। जनरल इलेक्ट्रिक 396 से 210 तक गिर गया। यूएस स्टील $212 से 150 तक गिर गया। इसलिए 5 दिनों में अमेरिका ने 12 अरब डॉलर पेपर वेल्थ खो दी। इसे पर्सपेक्टिव में रखें तो ये वर्ल्ड वॉर 1 में फेडरल गवर्नमेंट ने जितना खर्च किया था उससे ज्यादा था। पॉपुलर मिथ के विपरीत, बैंकर्स विंडोज से जंप नहीं कर रहे थे। वो हॉलीवुड फिक्शन है, लेकिन वो वैसा ही कर सकते थे। जब मार्केट्स बैंड हुए,
लोअर मैनहट्टन की गलियों में सन्नाटा छा गया। अमेरिका का इकोनॉमिक इंजन अभी अभी सीजे हो गया था। कुछ ही दिनों में पैनिक वॉल स्ट्रीट से मेन स्ट्रीट तक फैल गई। जब लोग बैंक्स पर विश्वास खो देते हैं तो वो सब एक साथ अपना पैसा निकालने के लिए दौड़ते हैं। इससे बैंक रन कहते हैं, और ये हर बैंकर का नाइटमेयर है। इस सत्र 124 में बैंक्स आज जैसे नहीं थे। कोई डिपॉजिट इंश्योरेंस नहीं था, कोई फेडरल गारंटीज नहीं थे। बैंक्स दूसरे बिजनेसेस की तरह ऑपरेट करते थे। जब उनका पैसा खत्म हो जाता था तो वो बस अपने दरवाजे हमेशा के लिए बैंड कर देते थे। लेकिन यहां पर एक क्रूल आयरनी है। ज्यादातर बैंक्स एक्चुअली सॉल्वेंट द उन्होंने क्रेडिट वर्दी बोरोवर्स को पैसे दिए थे और लेजिटिमेट बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया था। प्रॉब्लम लिक्विडिटी थी। वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को इतनी तेजी से कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते थे जितनी तेजी से पैनिक्ड डिपॉजिटर्स को सेटिस्फाई करना था। इस सयद तक बैंक फेलियर्स एपिडेमिक थे। उस साल 1063 भाई बैंक्स फेल हुए 1931 में, और 2,02,100 चौरस कोलैप्स हो गए। देश का फाइनेंशियल सर्कुलेटरी सिस्टम हेमोरेज कर रहा था। सीडर रैपिड्स, आयोवा की मैरी थॉम्सन ने अपनी लाइफ सेविंग्स को गायब होते देखा जब फर्स्ट नेशनल बैंक ने अपने दरवाजे बैंड कर दिए। उनके पास अपनी बेटी की कॉलेज एजुकेशन के लिए $870 बचे थे, पैसा जो उन्होंने सीमस्ट्रेस के रूप में काम करते हुए कॉइन बाय कॉइन जमा किया था। जब बैंक फेल हुआ उन्हें कुछ नहीं मिला। आइस लाए। देश साल 3023 तक अमेरिका के 25,000 बैंक्स में से 9,000 कोलैप्स हो चुके थे। फैमिलीज की लाइफ सेविंग्स बस गायब हो गई। मिडिल क्लास की फाइनेंशियल फाउंडेशन टूट गई। मिसिसिपी में थे साल 3 की शुरुआत तक स्टेट के हर बैंक बैंड थे। नेवाडा में छावी बैंक्स में से सिर्फ बरी खुले रहे। अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम जो 150 सालों में बना था मलबे में पड़ा था। नंबर्स एक ब्रूटल कहानी बताते हैं, लेकिन वो ह्यूमन सफरिंग को कैप्चर नहीं कर सकते। अनएम्प्लॉयमेंट ईसाई सन 1929 में 3.2% से बढ़कर ईसाई सन 1933 तक लगभग 25% हो गया। यानी 4 अमेरिकन में से एक बेरोजगार था। 2 करोड़ आस 5 लाख लोग। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सतह 4% गिर गया। स्टील प्रोडक्शन 75% गिरा। ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन 80% गिरा। अमेरिका की शक्तिशाली इंडस्ट्रियल मशीन रुक गई। लेकिन स्टैटिस्टिक्स ये कैप्चर नहीं करते कि आपने जिस चीज के लिए मेहनत की थी यूज खोने में कैसा लगता है। शिकागो में कुछ नेबरहुड्स में अनएम्प्लॉयमेंट चलिए % तक पहुंच गया। वंडा ब्रिजफोर्थ को याद था कि कैसे डिप्रेशन ने ब्रॉन्जविल को तोड़ दिया था, जहां लुई आर्मस्ट्रॉन्ग और आइडा बी वेल्स रहते थे। उनके पिता एक कॉलेज एजुकेटेड केमिस्ट थे जो काम नहीं ढूंढ पा रहे थे क्योंकि वो ब्लैक थे। फैमिली 19 लोगों को एक 6 रूम के घर में थूक कर रहती थी बस सरवाइव करने के लिए। हेनरी मार्टिनेज साउथ शिकागो में लेक मिशिगन के पास बड़े हुए। सर्दियां बहुत ब्रूटल होती थी। हम पॉट बेली स्टोव के आसपास घूंस जाते थे, उन्हें याद था। ठंड इतनी तेज थी कि बच्चे कभी कभी घर के अंदर भी फ्रॉस्ट बाइट से पीड़ित हो जाते थे। इसलिए पूरी कम्युनिटीज बर्बाद हो गई थी। प्रोफेशनल मैन एप्पल सेलर्स बन गए। कॉलेज ग्रेजुएट्स कोई भी काम कर लेते थे अगर उन्हें कोई मिलता तो। होमलेस फैमिलीज ने हूवरविल्स नाम के मेकशिफ्ट शहरों का निर्माण किया, मज़ाकिया तौर पर प्रेसिडेंट हूवर के नाम पर। ये सिर्फ बिखरे हुए टेंट्स नहीं थे, ये ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटीज थे जिनकी अपनी गवर्नेंस, रूल्स और सोशल स्ट्रक्चर्स थी। सियाटल हूवरविल में डाउनटाउन टाइड फ्लैट्स पर 1,500 लोग रहते थे। शेक्स शिपिंग क्रेट्स, स्क्रैप वुड, मेटल रूफिंग, टार पेपर और कार्डबोर्ड से बने थे। कुछ में डिमोलिश्ड बिल्डिंग से सैल्वेज्ड वॉलपेपर लगी थी, कुछ में दरारों से दिन की रोशनी आती थी अकबर इंसुलेशन के रूप में। इन कम्युनिटीज ने अपनी कल्चर बनाई। सफाई, व्यवहार और आपस में मदद के रूल्स थे। रेजिडेंट्स अपने पास जो थोड़ा बहुत था वो शेयर करते थे, एक दूसरे के बच्चों का ख्याल रखते थे और अपनी लिविंग कंडीशंस को बेहतर बनाने के तरीके ढूंढने के लिए एक साथ काम करते थे। कम्युनिटी गार्डन्स ने कम डाइट को सप्लीमेंट करने के लिए सब्जियां प्रोवाइड की। मैं इस सन 1932 में डेस्परेशन ने एक ऐसा रूप लिया जिसने अमेरिका को चकित कर दिया।
वर्ल्ड वॉर वन वेटरन्स, जिन्हें अपनी मिलिट्री सर्विस के लिए बोनस का वादा किया गया था, वॉशिंगटन डीसी में इकट्ठा होना शुरू कर दिए अर्ली पेमेंट की मांग करते हुए। वॉल्टर वॉटर्स, ऑरिगन से एक फॉर्मर सार्जेंट, 400 वेटरन्स को फ्रेट ट्रेन्स पर कैपिटल की तरफ ले गए। उन्होंने खुद को बोनस एक्सपेडिशनरी फोर्स कहा, जैसा कि उन्होंने ग्रेट वॉर के दौरान जिस अमेरिकन एक्सपेडिशनरी फोर्सेस में सेवा दी थी उसकी याद दिलाता है। जुलाई तक 30,000 प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो चुके थे। 17,000 वेटरन्स और उनके परिवार और समर्थक। वो रेवोल्यूशनरी या कम्युनिस्ट्स नहीं थे, जैसा कि क्रिटिक्स क्लेम करते थे। वो डेस्परेट अमेरिकन्स थे जिन्होंने अपने देश की सेवा की थी और अब अपने देश की मदद चाहते थे। लेकिन प्रेसिडेंट हूवर ने उन्हें पब्लिक ऑर्डर के लिए एक थ्रेट माना। जुलाई 8 के 30 साल को अटॉर्नी जनरल विलियम मिचेल ने वेटरन्स को सभी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी से हटाने का ऑर्डर दिया। वॉशिंगटन पुलिस को रेजिस्टेंस मिला, गोलियां चलाई गई, 2 वेटरन्स जख्मी हुए और बाद में मर गए। प्रेसिडेंट हूवर ने तब एक कैटास्ट्रोफिक डिसीजन लिया। उन्होंने यूएस आर्मी को वेटरन्स के कैंप्स को क्लियर करने का ऑर्डर दिया। आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डगलस मैकार्थर ने अमेरिकन वेटरन्स और उनके परिवारों के खिलाफ इन्फेंट्री, कैवलरी और 6 टैंक्स को कमांड किया। ISLI अमेरिकन सोल्जर्स को अमेरिकन वेटरन्स पर हमला करते देखकर नेशन हॉरिफाइड हो गया। बोनस आर्मी को बाहर निकाल दिया गया, उनके शेल्टर्स जला दिए गए, उनकी डिग्निटी नेशनल न्यूज रील्स पर बर्बाद हो गई। फेडरल गवर्नमेंट का अपने ही वेटरन्स के खिलाफ मुड़ना हूवर की कैलसनेस का सिंबल बन गया। इसने थेयर्स ऑफ भारत बे के इलेक्शन में उनकी क्रशिंग डिफीट में काफी योगदान दिया। जैसे कि इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफी ही काफी ना हो, नेचर ने अमेरिका के हार्टलैंड पर हमला शुरू कर दिया। 1931 में सदर्न और मिड वेस्टर्न प्लेन्स में सीवियर ड्राउट पड़ी। जैसे ही फसलें मर गई और हवा तेज हो गई, डस्ट स्टॉर्म्स शुरू हो गए। सालों की खराब फार्मिंग प्रैक्टिसेस ने नेटिव ग्रासेस को हटा दिया था, जो मिट्टी को अपनी जगह पर रखती थी। जब ड्राउट आई तो जमीन लिटरली ब्लैक ब्लिजर्ड्स में उड़ गई। 1934 तक यूनाइटेड स्टेट्स का 35% हिस्सा ड्राउट से सिवियरली अफेक्टेड था। इकोनॉमिक डिप्रेशन और एनवायरमेंटल डिजास्टर के दोहरे झटके ने हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। बॉयसे सिटी, ओक्लाहोमा के बाहर रूरल एरियाज में पॉपुलेशन 40% गिर गई क्योंकि 1642 छोटे किसान और उनके परिवारों ने अपनी जमीन छोड़ दी। लेकिन घर छोड़ने का मतलब था एक अननोन और अक्सर हॉस्टाइल दुनिया का सामना करना। लगभग 2 लाख माइग्रेंट्स कैलिफोर्निया की तरफ गए। उन्हें ओकीज कहा जाता था, चाहे वो किसी भी स्टेट से आए हों, एक टर्म जो पॉवर्टी और डेस्परेशन का पर्यायवाची बन गया। जब वो कैलिफोर्निया के बॉर्डर पर पहुंचे तो उन्हें गरामजोश वेलकम नहीं मिला। 1935 के कॉलियर्स मैगजीन के एक अकाउंट ने दृश्य का वर्णन किया। एक सफसुथरा स्टेट ट्रूपर एक हिल्लाते हुए व्रेक के झुके हुए ड्राइवर को संबोधित कर रहा था, जो हर हिंज, बेरिंग और कपलिंग से चिख रहा था। कैलिफोर्निया के रिलीफ रोल्स अब ओवरक्राउड हैं, आगे आने का कोई फायदा नहीं। वो चिख पड़ा। लॉस एंजलिस पुलिस चीफ ने 150 ऑफिसर्स को स्टेट बॉर्डर पर बाउंसर्स के रूप में भेजा, अनडिजायरेबल्स को वापस भेजते हुए। प्रेस द्वारा द बम ब्रिगेड कहे जैन वाले, उन्होंने कैलिफोर्निया के इस दार को दर्शाया कि वो डेस्परेट माइग्रेंट्स से घिर जाएगा। इसलिए ग्रेट डस्ट बोल माइग्रेशन अमेरिकन हिस्ट्री की सबसे बड़ी इंटरनल माइग्रेशन बन गई। 1940 तक 2.5 मिलियन लॉग प्लेन्स स्टेट से निकल गए थे, जिन्होंने उन रीजन्स को जहां से वो निकले थे और जिन जगहों पर वो बेसे थे, दोनों को हमेशा के लिए बडाल दिया। कैलिफोर्निया पहुंचने पर माइग्रेंट्स को एक ग्रिम रियलिटी का सामना करना पड़ा। कईयों ने फार्मर्स के फील्ड्स में इरिगेशन डिचेस के किनारे कैंप्स लगा लिए। इन डिच बैंक कैंप्स में खराब सैनिटरी कंडीशंस थी और पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स पैदा हुई। एक कैलिफोर्निया मिनिस्टर ने रिपोर्ट किया कि शेल्टर्स लगभग हर कंसीवेबल चीज से बने थे, बर्लैप, कैनवस, पाल्म ब्रांचेस। फैमिलीज ने जो भी मटेरियल्स मिलते थे उनसे घर बना लिए। हूवरविल्स की याद डायलेट हुए, लेकिन जालते हुए कैलिफोर्निया की धूप में। वर्कर्स $1 पर वीक में शैक्स में रहते थे, टिपिकली बिना पानी, बिजली, गर्मी या यहां तक
कि आउटडोर टॉयलेट फैसिलिटीज के टॉयलेट्स के लिए लोग जमीन में फुट डीप होल्स खोदते थे, बुरलाप या कार्डबोर्ड से ढकते थे, या बस शैक्स और झादियों के पीछे की जगह का उपयोग करते थे। लेकिन इन डेस्परेट कंडीशंस में भी ह्यूमन डिग्निटी कायम रही। फैमिलीज ने जो थोड़ा बहुत था वो शेयर किया। एक डिप्रेशन सर्वाइवर को याद था कि उनके पड़ोसियों ने सबसे मुश्किल समय में अंडे शेयर किए थे। उसके बिना हम भूखे मर जाते। कम्युनिटीज ने आपस में म्यूचुअल सपोर्ट के बंधन बनाए जो उन्हें सबसे काले दिनों में बनाए रखा। फोटोग्राफर डोरोथिया लांगे फार्म सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करते हुए इन कंडीशंस को अपने कैमरा से डॉक्यूमेंट किया। उनकी फोटोग्राफ्स, जिसमें फेमस माइग्रेंट मदर भी शामिल है, डिप्रेशन एरा सफरिंग के सिंबल्स बन गई और बेहतर कैंप्स के लिए गवर्नमेंट फंडिंग सिक्योर करने में मदद की। आईएस लाए विशियस स्क्वॉलर में रहते हुए भी, जैसा कि एक ऑब्जर्वर ने नोट किया, इन कम्युनिटीज ने रिमार्केबल रेजिलियंस, ऑर्गेनाइजेशन और म्यूचुअल केयर का प्रदर्शन किया। उन्होंने साबित किया कि ह्यूमन डिग्निटी सबसे बुरी कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकती है। प्रेसिडेंट हर्बर्ट हूवर ने क्राइसिस को फंडामेंटली गलत समझा। अक्टूबर 20 में उन्होंने कहा कि अमेरिका की इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस की कोई भी कमी फूलिश है। 1930 में उन्होंने घोषित किया, द वर्स्ट इज बिहाइंड अस। 1931 में उन्होंने इंसिस्ट किया कि डिप्रेशन सिर्फ अ टेम्पररी हॉल्ट इन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ ग्रेट पीपल थी। हूवर रगेड इंडिविजुअलिज्म और लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन में विश्वास करते थे। जब अमेरिकन्स ब्रेड लाइन्स में खड़े थे, उन्होंने डायरेक्ट फेडरल एड प्रोवाइड करने से मना कर दिया। इसे हैंडआउट्स कहा जो अमेरिकन कैरेक्टर को अंडरमाइन कर देंगे। लेकिन हूवर की सेल्फ रिलायंस की फिलॉसफी काफी नहीं थी जब पूरा इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स हो गया था। हूवर ने जो प्रोग्राम्स बनाए थे वो बुरी तरह इनएडिक्वेट थे। रिकॉन्स्ट्रक्शन फाइनेंस कॉरपोरेशन ने बैंक्स और बिजनेसेस को पैसे उधार दिए, लेकिन ऑर्डिनरी अमेरिकन्स तक बहुत कम पहुंचा। लोकल चैरिटीज डिमांड से ओवरवेल्म्ड, जरूरतमंद लोगों के एक फ्रैक्शन की भी मुश्किल से मदद कर पा रहे थे। जैसे जैसे हालत खराब हुए, अमेरिकन्स ने अपने प्रेसिडेंट पर विश्वास खो दिया। उनका नाम डिप्रेशन के सबसे बुरे पहलुओं से जुड़ा। हूवर विल्स, हूवर स्ट्यू, जो भी स्क्रैप मिलता था उसे बनी सूप, और हूवर ब्लैंकेट्स, होमलेस द्वारा गर्मी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अखबार। इसलिए हूवर का रिस्पॉन्स सिर्फ इनएडिक्वेट नहीं था, यह कैटास्ट्रॉफिकली इनसफिशिएंट था। उनका यह विश्वास कि गवर्नमेंट को उन लोगों की सीधी मदद नहीं करनी चाहिए जो अपनी गलती के बिना सफर कर रहे थे, उन्हें कैलस और आउट ऑफ टच बना दिया। इस बतीन के लिए अमेरिकन्स बदलाव के लिए तैयार थे। हर्बर्ट हूवर कभी एक महान ह्यूमैनिटेरियन माने जाने वाले गवर्नमेंट इंडिफरेंस टू ह्यूमन सफरिंग का सिंबल बन गए। मार्च 4, 1933 को फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट ने सिविल वॉर के बाद सबसे बड़ी क्राइसिस का सामना करते हुए शपथ ली। अमेरिका से उनके पहले शब्द लेजेंडरी बन गए। The only thing we have to fear is fear itself, nameless, unreasoning, unjustified terror. लेकिन रूजवेल्ट जानते थे कि दार असली प्रॉब्लम नहीं था, यह इनएक्शन और पिछली एडमिनिस्ट्रेशन की पैरालिसिस थी। एफडीआर का पहला काम डिसाइसिव था। मार्च 6 को उन्होंने 4 दिन का नेशनल बैंकिंग हॉलिडे घोषित किया। देश का हर बैंक तब तक बैंड रहेगा जब तक कांग्रेस एक्ट ना करे। यह एक रेडिकल स्टेप था, लेकिन इसने बैंक रन्स को तुरंत रोक दिया। मार्च 9 को कांग्रेस ने इमरजेंसी बैंकिंग एक्ट को सिर्फ 8 घंटों में पास कर दिया। जब मार्च 13 को बैंक्स दोबारा खुले तो कुछ रिमार्केबल हुआ। डिपॉजिटर्स अपनी जमा किए हुए कैश को वापस जमा करने के लिए लाइन में खड़े थे। डिसाइसिव लीडरशिप से कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो गया था। अपने पहले 60 दिनों में एफडीआर ने प्रोग्राम्स का अल्फाबेट सूप लॉन्च किया। सिविलियन कंजर्वेशन कोर सीसीसी ने 30,000 यंग मैन को रिफॉरेस्टेशन और फ्लड कंट्रोल में लगाया। उन्होंने 3 अरब ट्रीज लगाए और नेशनल फॉरेस्ट्स में 100 माइल्स के ट्रेल्स बनाए। सीसीसी पार्टिसिपेंट्स कैंप्स में रहते थे, 30 रात पर मंथ कमाते थे, जिसमें से 30 रात उन्हें अपने परिवारों को घर भेजने होते थे।
उन्होंने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बनाई जबकि अमेरिका के नेचुरल रिसोर्सेज को रिस्टोर कर रहे थे। यह प्रोग्राम इतना पॉपुलर हुआ कि यह मोस्ट बिलव्ड न्यू डील इनिशिएटिव बन गया। लाइए रूजवेल्ट का अप्रोच हूवर के अप्रोच से फंडामेंटली डिफरेंट था। रिकवरी का इंतजार करने के बजाय उन्होंने यूज बनाने के लिए एक्ट किया। स्टेटस क्वो को प्रिजर्व करने के बजाय उन्होंने यूज ट्रांसफॉर्म किया। वर्क्स प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन WPA अमेरिका की सबसे बड़ी एम्प्लॉयर बन गई। 8-10 लाख लोगों को काम पर लगाया। उन्होंने 4,60,000 माइल्स रोड्स, 1,25,000 पब्लिक बिल्डिंग्स, 50,000 ब्रिजेस और 8,000 पार्क्स बनाए। अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर बेरोजगार वर्कर्स द्वारा डिग्निटी थ्रू लेबर के लिए ट्रांसफॉर्म हो गया। अगस्त 14, 1935 को रूजवेल्ट ने सोशल सिक्योरिटी एक्ट पर दस्तखत किए। पहली बार अमेरिका ने अपने बुजुर्गों और बेरोजगारों के लिए एक सेफ्टी नेट बनाया। यह रेवोल्यूशनरी था। फेडरल गवर्नमेंट ने सिटीजन्स की बेसिक वेलफेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन FDIC ने बैंक डिपॉजिट्स को $50,000 तक गारंटी किया। अब अमेरिकन्स अपनी लाइफ सेविंग्स कभी नहीं खोएंगे सिर्फ इसलिए कि उनका बैंक फेल हो गया। गवर्नमेंट गारंटी के थ्रू बैंकिंग सिस्टम में विश्वास रिस्टोर किया गया। लेकिन रिकवरी धीमी और उनीवन थी। न्यू डील के बावजूद अनसेड में अनएम्प्लॉयमेंट हाई रहा। यहां तक कि इस साल में एक डबल डिप रिसेशन भी हुई जब रूजवेल्ट डेफिसिट स्पेंडिंग से डरते हुए प्रोग्राम्स को बहुत जल्दी कम कर दिया। वर्ल्ड वॉर II ने फाइनली डिप्रेशन को खत्म किया। जब जापान ने दिसंबर 27 देश साल 14 को पर्ल हार्बर पर हमला किया, अमेरिका की इंडस्ट्रियल मशीन दोबारा जिंदा हो गई। अनएम्प्लॉयमेंट ईसाई में 14 घटना से गिरकर ईसाई तक सिर्फ एक घटना हो गया। युद्ध के लिए मोबिलाइजेशन ने अमेरिका को ट्रांसफॉर्म कर दिया। सोहराब 3 मिलियन विमेन वर्कफोर्स में आई। रोजी द रिवेटर विमेन का सिंबल बन गई, जो पहले मेन के लिए रिजर्व्ड जॉब्स ले रही थी। वर्कफोर्स में विमेन का प्रोपोर्शन 25% से बढ़कर 24% हो गया। आइसलाए वर्ल्ड वॉर II ने वो काम पूरा किया जो न्यू डील ने शुरू किया था। अमेरिका का ट्रांसफॉर्मेशन एक लेसे फेयर सोसाइटी से एक ऐसी सोसाइटी में जहां गवर्नमेंट इकोनॉमिक सिक्योरिटी और फुल एम्प्लॉयमेंट को एक्टिवली प्रमोट करती है। ग्रेट डिप्रेशन ने अमेरिका को हमेशा के लिए बदल दिया। हमने सोशल सिक्योरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस और फेडरल जॉब प्रोग्राम्स बनाए। फेडरल रिजर्व ने क्राइसिस के दौरान डिसाइसिव एक्ट करना सीखा। गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और सिटीजन वेलफेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की। डिप्रेशन से बचने वाली जेनरेशन कभी नहीं भूली। उन्होंने सब कुछ बचाया, कुछ भी वेस्ट नहीं किया और रेजिलियंस और म्यूचुअल एड की कहानियां आगे बढ़ाई। वो समझ गए थे कि प्रॉस्पेरिटी नाजुक थी और कम्युनिटी सॉलिडारिटी सर्वाइवल के लिए जरूरी थी। ग्रेट डिप्रेशन एक दशक तक चली। इसने फॉर्चून बर्बाद किए, सपने तोड़े, शादियों को परखा, परिवारों को अलग किया और अमेरिकन डेमोक्रेसी की बुनियाद को चुनौती दी। लेकिन, और यहां पर सबसे महत्वपूर्ण लेकिन है, अमेरिका सरवाइव कर गया। इसलिए हमने साबित किया कि चाहे वक्त कितना भी अंधेरा हो, चाहे हालात कितने भी इम्पॉसिबल हो, ह्यूमन स्पिरिट कायम रहती है। हमने सीखा कि गवर्नमेंट की इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफी से लोगों की रक्षा करने में एक भूमिका होती है। हमने डिस्कवर किया कि हमारे सबसे काले घंटे में ऑर्डिनरी अमेरिकन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें कर सकते थे। ग्रेट डिप्रेशन ने हमें सिखाया कि प्रॉस्पेरिटी नाजुक है, कि सॉलिडैरिटी ताकत है और कि होप, चाहे कितनी भी डिम हो, कभी